वनिको वंदना स्वागत है, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 10 मार्च। तो देखिए, आज ना आर्टिकल में एडिटोरियल हो, आइडिया पेज से हो, तो काम का एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो मुझे आर्टिकल्स दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से एक्सप्लेन पेज पे 2-3 आर्टिकल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। और बाकी बच्चों को जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 9 को तो संडे था, 5 से 8 3 दिन का न्यूज़पेपर जो है इसके बाद वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने ना अभी क्या अनाउंस किया है। अभी ईरान के लीडर्स के साथ मिस्टर अली खमेनी जो हैं सुपीरियर लीडर हैं ईरान के, उनके साथ बात करी है, नेगोशिएट किया है इस बात के लिए कि देखिए जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ईरान का, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसको वापस ले लीजिए, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्चुअली ये देखिए हुआ क्या था, ये ईरान ने ना ईरान के साथ P5 नेशंस, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, 5 नेशंस के साथ, जर्मन, ठीक है, प्लस इसके अलावा ईरान, ठीक है, ईरान तो मेन मेंबर था, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर ना एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको बोलते हैं जेकोपा, जेकोपा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये क्या था ये एग्रीमेंट ये था कि जो ईरान है, ठीक है, ईरान के पास यूरेनियम का स्टोरेज बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, और वो इससे क्या कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो ईरान ना न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, लेकिन 2015 में इन नेशंस ने मिलकर इसके साथ एग्रीमेंट किया क्या भैया ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, कि ना ईरान जो है अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, लेकिन इसकी जगह इन नेशंस ने, किन नेशंस ने, एक तो P5 नेशंस, यूरोपियन यूनियन, जर्मन, इन लोगों ने ईरान के साथ एग्रीमेंट में जो जेकोपा में ये बोला कि जो ईरान है ना वो अपने वैसे न्यूक्लियर वेपन्स में यूरेनियम कम से कम 20% यूज़ करता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भैया अगर आपको बनाना है, काम करना है यूरेनियम का, तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उन पे यूज कर सकते हो यूरेनियम को, वो भी 3.67% तक ही जो लेवल है वो अलाउ होगा इसका। इसके अलावा बियॉन्ड आपको यूरेनियम यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और यूरेनियम का स्टोर तो ऑलरेडी ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं और से जो है इंपोर्ट कर रहा है, जो ईरान है उसके पास खुद बहुत अच्छा खासा स्टोरेज है, तो यहाँ पे इसका मिसयूज़ ना हो, जिसकी वजह से इसे डील करा गया था 2015 में। आज पूरे ना 10 साल हो गए और ये डील था अक्टूबर 2025 तक वैलिड रहना था, ठीक है, 2000, और अब पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे अमेरिका जो है, अब डोनाल्ड ट्रंप जब पदवी में आए हैं तो इनका ये कहना है कि इसको हटा देना है, अब कोई ये चीज़ जो डील है वो आगे नहीं चलेगी, ठीक है। और ये जो डील है इसको कौन लीड करता था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है इसको देखती थी पिछले 10 साल से। तो अब ट्रंप जो है ये बोल रहे हैं कि अब इसको ज़्यादा हम नहीं झेल सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूरोपियन यूनियन और जर्मन नेशंस के अगेंस्ट नहीं है, वो रेडी हैं इसको आगे और 2031 तक जो है इसको UN रेजोल्यूशन आगे और इसको लीड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसको कंट्रोल, मतलब ट्रम्प जी का कहना ये है कि अब इसको ख़त्म करा जाए, ठीक है। और जो ईरान है, ईरान के पास अभी भी जो पावर है यूरेनियम का 3.67, वो भी ख़त्म करने की जो है साइड कौन ले रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। अब देखिए ये ना कहीं एक टॉक ना धमकी वाली है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अभी ईरान जो है ना, अभी अगर आप इस पूरे पैराग्राफ में देखोगे तो ईरान थोड़ा इकोनॉमिकली जो है बैकफुट पे चल रहा है। अभी उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उसके पास जो है गैसेज, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बहुत सारी चीज़ें अभी इशू उसको फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना अभी इसने अमेरिका का सपोर्ट लेने की बात करी है कि कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिले, क्योंकि आपको पता है ईरान के साथ जो वेस्ट एशिया के बाहर जैसे सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये बड़े बड़े नेशंस के साथ अच्छा लिंक नहीं है इसका ईरान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डील है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको ये जो ईरान वाला जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो ये है एग्रीमेंट है, इसको कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डील को जो है रेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प, ठीक है। तो यही ओवरऑल न्यूज़ था। लेकिन अब आप एक बार ना ये जेकोपा का जो है बेसिक मैंने आपको बता दिया है, 2015 में हुआ था, ठीक है, ये जो समिट है, और इसमें कौन कौन से नेशंस थे, प्रीलिम्स के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल्दो इसका क्वेश्चंस मेंस में एक बार आ चुका है 2018 या 19 के, या नहीं 2020 के आसपास इसका ईरान न्यूक्लियर डील्स पे क्वेश्चन मेंस में आ चुका है ये, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल है हटा वायरस। हटा वायरस क्या है,
एक्चुअली ना यहाँ पे 2 हफ्ते पहले जीन हैकमैन एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, वो उनकी वाइफ जो है घर में न्यू मैक्सिको में डेड पाए गए। इसका रीज़न था हार्ट डिजीज़, और हार्ट डिजीज़ हुआ किसके वजह से? हैंटा वायरस प्लूमेंट्री सिंड्रोम की वजह से। ये हैंटा वायरस क्या है? ये एक्चुअली रोडेंट के द्वारा जो है स्प्रेड होता है। रोडेंट जो होते हैं जैसे चूहे होते हैं ना, इस तरीके से जो बिल में रहते हैं उनके द्वारा ये वायरस को स्प्रेड किया जाता है थ्रू द देयर यूरिन, फिकल और सलाइवा के द्वारा। ये बताया गया यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा। और पहली बात ये ना, इंसान से इंसान में स्प्रेड नहीं होता, ये रोडेंट के द्वारा ही। जैसे मान लीजिए रोडेंट है, उसका कोई सलाइवा था या फिर कोई फिकल था और उस पर आपका टच आ गया हाथ का, आपने ना अपने फूड में टच आ गया उसका, तो वो फैलता है वो वायरस जो है ना। वायरस तो वैसे भी डेंजरस है, वो अपने सेम जो कंपोनेंट है वो कितनी जल्दी से बनाता है ना, कॉपी। तो यहाँ पे यही बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सिंड्रोम है, हेमोग्राफिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम, ठीक है। ये भी जो है यूरोप के साथ साथ एशिया में भी बहुत मिलते हैं, ये भी रोडेंट की वजह से हैं, बहुत डेंजरस बताया गया है इसको, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं उसमें फ्लू जैसा सिम्टम्स ही होता है, नॉर्मल फीवर होता है, अनईजीनेस होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है ब्रीदिंग वगैरह लेने में। और यहाँ पे अमेरिका के एजेंसी के द्वारा बताया गया कि 38% जो सिम्टम्स है ना, वो मेनली वो रेस्पिरेटरी वाला ही सिम्टम होता है। जैसे किसी को अस्थमा है या डिजीज़ है, लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वैसे ही दिखती हैं यहाँ पे, चेस्ट फ्रीकिंगनेस है ना। तो यहाँ पे ऑल्दो अगर आप मेडिसिन की बात करें तो HPS की कोई भी अभी तक जो है वैक्सीन नहीं बनाया गया है, ना ही इसका इतना कोई ट्रीटमेंट है एज सच पर्टिकुलरली इसी वायरस का, ठीक है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है। तो आपसे पूछा जा सकता है वायरस, हंटा वायरस के बारे में, और बेसिक वायरस क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और थोड़े से फेमस जो वायरस के नेम हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, कोविड का है, हंटा वायरस है। तो ऐसे एक बार वायरस के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीलिम में बहुत बार ऑप्शंस में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है ओबेसिटी के बारे में। इंडिया ओबेसिटी में देखिए ये क्या है। अभी ये ना हमारे हाल फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ने सिलवासा में पब्लिक गैदरिंग थी, तो उसमें उन्होंने ना अभी लैंसेट की रिसेंट एक रिपोर्ट निकली थी ओबेसिटी के बारे में। आपको पता है हमने आर्टिकल डिस्कस किया था BMI के बारे में, अभी रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है कि है ना, इसमें एक आर्टिकल में बताया गया था कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसमें आप एज के हिसाब से बंदे के जो वेट होता है उसको देख के बताते हो कि आप जो है ओबीज में हो या फिर आपकी बॉडी नेचुरल है या फिर आप जो है अंडर नरिश जो क्या हो, है ना। क्योंकि एज के हिसाब से आपके हाइट और वेट का जो है पैमाना होता है, इसमें हाइट पूछी जाती है, वेट पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया था कि भैया BMI जो है वो सही तरीके से एक्यूरेसी नहीं बताती। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों का जो है जो BMI है वो अबव 30 होता है, जिसकी रेंज होती है मतलब 25 से 35 के बीच में होती है, यानी 30 के अंडर में है तो आप सिर्फ ओवरवेट हो, 25 से 30 के बीच में हो तो आप नेचुरल हो, ठीक है। अब 30 से ज़्यादा हो तो ओबीज होता है। इस तरीके से आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा लाइफ टाइम में, वंस अ वाइल तो, है ना, BMI। तो इन्होंने बोला है कि अगर किसी इंसान का क्या होता है 30 से ज़्यादा होता है ना, उसकी बॉडी में मसल ज़्यादा होने के चांसेस भी हो सकते हैं कई लोगों के, और वो फिट है परफेक्टली। लेकिन 30 BMI के हिसाब से वो ये है ना कि आप तो ओवरवेट हो, क्योंकि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 अबव है, तो ये तो ओबीज में आ जाएगा। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम पहले ही, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे लैंसेट की रिपोर्ट के हिसाब से अभी PMDMI जो है इसको थोड़ा सा कंसर्निंग बताया है कि ओबेसिटी जो है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे डिजीज़ का ये कॉज रूट है, और 2050 तक इंडिया में कम से कम 44 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो ओबीज के शिकार होंगे, ठीक है। ये लैंसेट रिपोर्ट के हिसाब से PM ने जो है इसको कोट किया है। यहाँ पे ओवरऑल डेटा दे रखा है कि अभी वर्ल्ड लेवल पे, अब जैसे अगर आप देखोगे ना ईयर के बेसिस पे है, ईयर 1990, 22, 2050 तक देखोगे तो अभी इंडिया जो है बॉयज़ और गर्ल्स में तो अभी तो सेकेंड नंबर पे है, 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों में। सबसे पहले टॉप पे चाइना है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है। लेकिन 2050 तक आते आते जो है ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो चाइना का तो स्टेबल है, लेकिन नंबर इंडिया का इंक्रीज हो जाएगा। देखिए 13 मिलियन से लेकर 16 मिलियन तक हो जाएगा ये, ठीक है। सेम गर्ल्स में भी है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो कंसर्निंग है ना, जो हमारी डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसकी सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है 15 से 24 के बीच में या 25 से अबव के बीच में भी, तो उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस में। अब जैसे यंग मैन की देखोगे तो यहाँ पे इंडिया जो है टॉप पे है, चाइना सेकेंड नंबर पे हो गया। और सेम यंग वुमेन में भी जो है इंडिया टॉप पे है, चाइना सेकेंड नंबर पे है। यानी एडल्ट जो हैं हमारे, या फिर जो यंगस्टर टीनेजर के बाद की जो एज है उसमें मेनली 25 तक के उम्र के वाले में इंडिया टॉप पे है। ओबीज के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटे हैं अंडर द 25 के एज में। अबाउट 25 में भी अगर आप देखोगे तो मेन और वुमेन का जो है इंडिया 3rd नंबर पे है, ठीक है। ये पहले था
मेन का, और वुमेन का जो है 231, यानी पहले चाइना, यूएसए, इंडिया। और इसमें भी रेंज के हिसाब से है यहाँ पे, जैसे कि 1990 जो ये ग्रे वाला वो 1990s का दिखा रहा है, उसके बाद जो रेड है ये 2050 का दिखा रहा है, ठीक है, रेंज। और 2021 अभी रिसेंट ब्लू वाला रेंज दिखा रहा है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट सारे डेटा याद नहीं रखने की ज़रूरत है, एक दो ग्राफ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली 2025 तक जो है आप चाइना को भी क्रॉस करके आगे हो जाएंगे, ऑलरेडी हम पॉपुलेशन में तो आगे एक्सीड कर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात लैंसेट के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं किसे हैं, देखिए इसमें ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं बॉडी मास इंडेक्स में। इसमें इसकी जो ग्रेटर देन 30 होगा तो वो ओबीस होगा, अंडर 25 to 30 होगा तो वो ओवरवेट भी हो सकता है। एज कैटेगरी 5 से 17 पे अलग अलग जो है पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी है, जैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सजेशंस बताया गया था जब लैंसेट ने भी अभी ये रिपोर्ट निकाली थी ना, तो उन्होंने कहा कि बॉडी मास इंडेक्स को ना हमें वापस रिन्यू करने की या फिर इसे अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स में वेस्ट टू हिप रेशियो या फिर हिप टू हिप रेशियो जो है, हिप टू अपर बॉडी, ये सब चीज़ें चेक नहीं होती हैं। इसके अलावा किसी बंदे की ब्रेथ कैसी है, वीजिंग कैसा है, स्लीप अपोनिया कैसा है, क्रॉनिक फैटीग कैसा है, नी कैसा है, जॉइंट पेन कैसा है उसके बॉडी का, तो ये सारे पैरामीटर्स तो चेक होते ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि BMI इज़ ऑल फिट फॉर एनी ह्यूमन्स, कि ये पूरी अच्छे खासे तरीके से किसी भी इंसान का फिट जो है रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पे लैंसेट ने भी इस चीज़ को सजेस्ट किया कि आप पूरी एक्यूरेटली मान नहीं सकते, क्योंकि कई बार किसी इंसान का BMI जो है लेस देन 30 होता है, वो बहुत सारे 30 से, मान लो जैसे किसी का इंसान का BMI 30 से नीचे है, लेकिन कुछ लोगों का आप देखना वो होंगे पतले, लेकिन उनका जो पेट है वो टमी बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमेन में ज़्यादा फैट होता है उनके पास, तो बॉडी में अनइवन हो गया ना आपका। अब पेट का तो पता ही नहीं चला, लेकिन ओवरऑल अगर आप बॉडी मास देखोगे तो 30 से नीचे है, दैट मीन्स बंदा ओबीस तो नहीं है, लेकिन बॉडी पे तो फैट है, एक जगह एक्यूमुलेट हो गया, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना, वो भी तो फिटनेस नहीं है कहीं ना कहीं। तो और कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा 30 से अबव है BMI, लेकिन वो ओवरऑल फिट है, लेकिन BMI 30 होने की वजह से हम उसको ओवरवेट या ओबीस में कंक्लूड कर लेंगे, जबकि हो सकता है कि उसके बॉडी में मसल्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो फैट्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे फैट अलग होता है, मसल्स अलग होते हैं, है ना। तो इस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे बात करी गई है कि इसे हमें और जो है रिव्यू करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बताया गया है कि देखिए इंडिया 2050 तक आते आते ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ बढ़ेगी, इसके ओबीस की प्रॉब्लम, और अभी पिछले 30 साल में 244% जो है इंक्रीज़ हो चुका है ओबीस का इशू। तो ऐसा छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। जिस तरीके से पॉपुलेशन एजिंग होती जाएगी ये रेशियो और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे अब क्या करने की ज़रूरत है, देखिए पहली बात तो ये बताया गया है कि इसमें कि वन ऑफ द की मेजर रीज़न क्या है। पहले अगर रीज़न पता लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो रीज़न तो एक तो ये है कि जो प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या फिर कोई भी चिप्स हो, नमकीन हो, कोई भी हो प्रोसेस्ड फूड, ये बहुत अच्छे खासे अमाउंट भी इसमें इन्वेस्ट किया गया है कंपनीज़ के द्वारा, और ये जो है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा किसको सप्लाई किया जाता है, जो डेवलपिंग या जो लोअर पॉपुलेशन वाले जो है, हाई इनकम टू लो इनकम कंट्रीज़ में जो है ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्ग रखी गई है, हाई प्रिजर्व्ड है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, उन पे टैक्स बढ़ाओ आप। सबसे बड़ा एक सोल्यूशन है टैक्स बढ़ाओ। टैक्स ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इन फूड्स के आप प्राइस भी देखना बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगा आपको। चिप्स के पैकेट पहले जहाँ अगर 20-30 रुपये में भी आते था, अब बच्चे के लिए 5-5 रुपये का भी चिप्स का पैकेट आ जाता है। अब सोचो 5-5 रुपये में तो बच्चा कोई भी ले लेगा, लो से लो इनकम कंट्री में भी। तो ये क्या है, ये अच्छी चीज़ थोड़ी है, ये तो आप उसके हैबिट को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि वो जो फूड 5 रुपये का वो कंज्यूम कर रहा है, वो उसके लॉन्ग टर्म आने वाले 30 से 40 साल के लाइफ को कितना ज़्यादा डेंजरसली इम्पैक्ट करेगा, राइट। और स्पेशली यहाँ पे बताया गया कि 2002 से 19 के बीच में कैमरून, इंडिया, वियतनाम में यहाँ पे स्टडी में पाया गया कि सबसे ज़्यादा अल्ट्रा फूड प्रोसेस इन कंट्रीज़ में जो है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए लाइफस्टाइल बड़ा चेंज करना होगा, ओबेसिटी को एक एपिडेमिक मानना होगा आपको कि बहुत बड़ा डेंजरस है। और यहाँ पे इसके लिए ग्लोबली अभी पिछले 2 साल से देखोगे तो हेल्थ एजेंडा पे 40% ही लोग कंट्री ऐसे हैं, 40% कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस पे कंसर्न रेस किए हैं या पॉलिसीज़ बनाई हैं, ठीक है। बाकी किसी को इतना मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये बता रहे हैं कि स्टडी इंटरवेंशन जो हमारे बता रहे हैं कि लो इनकम कंट्रीज़ में ये चीज़ ज़्यादा है
है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आप खुद देखिए ना, आपके जैसे जैसे आपके घर में भी आपको पता होगा इनकम जैसे जैसे फादर की इनकम बढ़ रही है या आप खुद अर्निंग कर रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। आप जैसे लाइफस्टाइल कैसे, आप अपने हेल्थ पे फोकस करोगे, आप अपने फूड के लेवल पे फोकस करोगे कि मैं घर का खाना कितना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, या फिर मैं इनटेक जो प्रोटीन है जितना मुझे चाहिए, जितने मुझे फ्रूट्स चाहिए, सिट्रस फूड हो, सीजनल फूड हो, फ्रूट्स हो, ठीक है, या फिर क्या क्या चीज़ें मुझे देखना, बाहर का आउटर साइड का मुझे कितना कम करना है, ये सारी चीज़ें फोकस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस पे भी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये ओवरऑल ये आर्टिकल था इसका। इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पे एपेक्स कोर्ट पे है। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी ना आपकी अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी देखा होगा, किसी इनको अरेस्ट ना किसी दिल्ली पुलिस ने नहीं करा, यहाँ पे अरेस्ट ना कस्टम ऑफिसर्स ने किया था, ईडी ने किया था, ठीक है। तो ये लोग अरेस्ट जो करते हैं ना कस्टम एक्ट के अंडर में या सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स एक्ट के अंडर 2017 के तहत, इन सारे ऑफिसर्स को ये एक्ट ना अलाउ करती है कि आप ना किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब सुप्रीम कोर्ट पे केस गया राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पहली बात तो ये जो आप कस्टम एक्ट और गुड सर्विसेज टैक्स के अंडर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी आपके आईपीसी के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में तो ये डबल पावर कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करने की बात करी गई है कि आप जो है इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, और ऊपर से अरेस्ट करने के बाद भी आपको वो प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। जैसे 24 घंटे में अगर पुलिस भी अरेस्ट करते तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, फैमिली फ्रेंड्स को बताना होता है, विदाउट वारंट आप नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी एक्ट के तहत जैसे अरविंद केजरीवाल को भी पीएमएल एक्ट के अंडर में जब अरेस्ट किया गया था तो यही क्वेश्चनिंग हुई थी कि आपने अरेस्ट किस बेसिस पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि ओवरऑल यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि आपने ईडी जो है, ईडी काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली इसमें एक्टिव था कि सेक्शन 104 जो है इन्हें अलाउ करता है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा अगर कोई चालान जो है चुराता है या चालान नहीं भरता है तो जो है कॉग्निजेबल है, वो अरेस्ट के काबिल है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको जो है नल एंड अवॉइड कर रही है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जैसे बताया, देखिए अब क्या है कि आपको 3 रिक्वायरमेंट्स होंगे। जैसे आपके पास अगर आपको अरेस्ट करना भी है इन एक्ट्स के द्वारा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अकॉर्डिंग कस्टम सर्विसेज जो है, अगर ऑफिसर्स अरेस्ट करना भी चाह रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास बाकायदा एविडेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस लिखा हुआ कोई राइटिंग का एविडेंस हो, आपके पास पक्का प्रूफ वाला एविडेंस होना चाहिए। उसके बाद आपने जो अरेस्ट किया है वो टू बी बिलीव होना चाहिए कि किस बेसिस पे अरेस्ट किया है, आपके पास जो मटेरियल्स हैं, जो एविडेंस है उसके बेसिस पे आपने क्या रीज़न लिखकर, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा तीसरी चीज़ प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यानी देखिए क्या होता है कि जिसको अरेस्ट किया आपको बताना होगा ताकि वो अपनी बेल के लिए भी जो है अप्लाई कर सके, क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आपके राइट्स के अकॉर्डिंग तो यही है ना कि पर्सन आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग कि वो अपने अरेस्ट के बारे में बता भी सकता है ना, वो बेल के लिए जो है एप्लीकेबल है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो क्राइम कौन सा क्राइम करता है, लेकिन बेल तो अलाउेबल है ना, वो अपने अप्लाई कर सकता है। रिजेक्ट होना ना होना वो तो कोर्ट का डिसीजन होगा। तो यहाँ पे आपको बताना होगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किस वजह से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही फिलहाल में बताया गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। तो बाकी जो वीडियोज़ हैं आपको वो मिल जाएगी इसमें आज ही, ठीक है।